सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर फिर आपके बीच और नए वीडियो के साथ और नए लेक्चर के साथ। इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं आज कुछ और पॉइंट को लेकर के साथ। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को जरूर उसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। उन्हें देखिए यहाँ लेक्चर 2 है जो आज का जो टाइम है इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी आपकी क्लासें फिजिक्स की आएंगी, केमिस्ट्री की आएंगी, बायो की आएंगी या फिर मैथ की आएंगी, ये सभी क्लासें जो हो जाएंगी ये कम्प्लीटली आप लोगों का लाइव सेशन चलेगा पूरा 2024 का। जो भी 2025 में जो भी आप जब तक आपका पेपर नहीं रहता है तब तक सारी क्लासें आप लोगों को लाइव ही दी जाएंगी। तो फिलहाल अभी तो मैं केवल फिजिक्स दे रहा हूँ, साथ ही साथ जल्द ही आपके सामने केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ सभी क्लासों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हमने आवेश को लेकर के चर्चा किया था कि आवेश क्या होता है, उसको किस प्रकार से गिलबर्ट ने उसको अध्ययन किया, किस प्रकार से थेल्स ने उसको बताया। आज हम बेंजामिन फ्रैंकलिन को लेकर चर्चा करेंगे, कुछ और फैक्ट पॉइंट को लेकर चर्चा करेंगे और साथ साथ कूलाम के नियम को भी लेकर के बात करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से कुछ फैक्ट पॉइंट को लेकर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आवेश को लेकर के हमने बात किया, भौतिक विज्ञान को लेकर बात किया और जल्द ही आप लोगों का 15 मार्च से नीट का बैच स्टार्ट होने वाला है और नीट का बैच जो चलने वाला जा रहा है वो नए चैनल पे चले जा रहा है। नए चैनल की जो उपस्थिति है आज उसके विषय में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको लेकर के भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा, तो आइए हम थोड़ा चलते हैं अपने टॉपिक को लेकर के। देखिए अभी तो आपने इसको देखा, चलिए आइए देखिए। सभी को हाय, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। आप लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए हमारे सामने एक नए चैनल की शुरुआत हो रही है और नया चैनल हमारा जो है आपका सामने है। आप देख सकते हैं कि ये @प्रदीप क्लासेस जो है 00 @प्रदीप क्लासेस 00 आप यूट्यूब पर जाएंगे, इसको आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो है ये पहले पावदान पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये पहले पॉइंट पे आपको मिलेगा @प्रदीप क्लासेस 00 और यहाँ ये आपका लोगो मिलेगा। वहाँ पर ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है ये मिलेगा आपको यहाँ पर, और इस लोगो के माध्यम से जो आपका है कम्प्लीटली ये चैनल आगे बढ़ेगा, जिसमें हम क्लास 12, 11th एंड 12 और साथ ही साथ नीट और जेईई की क्लासें इसी चैनल पे जाएंगी। 15 मार्च से इसी चैनल पे नीट और जेईई की क्लासें जाएंगी। तो आप लोगों से पूरी तरह से यही उम्मीद है कि आप लोग जुड़ेंगे और जुड़ करके पूरी तरह से क्या है तैयारी करेंगे। और एक बात एकदम सोच लीजिए कि मुझे एक मुट्ठी मानिए और आज के बाद प्रण लीजिएगा कि लाइफ में मुझे कुछ करना है। जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज़ बन गया कि लाइफ में मुझे कुछ करना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको पीछे करने से पीछे नहीं रोक सकती है, ठीक है। या समाज या परिवार या रिश्ते या नाते आपसे तब जुड़ेंगे जब आप सफल इंसान बन करके दिखाएंगे। नहीं तो सब कुछ मात्र क्या है, एक ओनली और ओनली स्वार्थ है लोगों का जुड़ना। यह जो चैनल है आपके साथ जुड़ने जा रहा है और यह चैनल जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए सर्वश्रेष्ठ चैनल सिद्ध होने भी जा रहा है और 2024 में यह पूरी तरह से ईश्वर ने चाहा या जो है सभी लोगों ने चाहा, क्षेत्रवासियों ने चाहा, तो निश्चित है हमको क्या है उपलब्धि प्राप्त। तो हम लोग अब चलें और बात कर लेते हैं आज के क्लास को लेकर के। क्या सभी को समझ में आ गया पॉइंट? ये चैनल है, इस पे आप जाएंगे, ये पॉइंट को लेकर ही बात करें, ये वाला चैनल, इसको आप सर्च कीजिएगा। फिलहाल अभी इस पर वीडियो कुछ नहीं है, अभी तो ये सादा है, एकदम कोरा कागज़ है। तो पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पर आप साथ दें तो और बात है। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पर आप साथ दें तो और बात है। चलने को लोग चलते हैं एक पैरों से भी, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप ही लोगों के माध्यम से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ही के द्वारा हो रही हैं। चलिए ठीक है, आते हैं और बात कर लेते हैं आज की क्लास को लेकर के। जैसा कि आपको हमने बताया था, जैसा कि हमने इस चीज़ के विषय में चर्चा किया था कि आवेश क्या होता है। आवेश जो है हमने डॉक्टर गिलबर्ट की कहानी बताई, हमने थेल्स को लेकर बताया। आज हम बेंजामिन फ्रैंकलिन को लेकर चर्चा करेंगे। बेंजामिन जो फ्रैंकलिन है उसकी बात कर लेने, तो चूँकि मैंने बताया कि आवेश जो है, एक बार थोड़ा सा पीछे हम 2 मिनट के लिए बैक जाते हैं, जिसमें आवेश को लेकर के हमने बात किया और आवेश के विषय में बताया कि आवेश का जो कॉन्सेप्ट है वो डॉक्टर गिलबर्ट ने दिया था। और डॉक्टर गिलबर्ट जो हैं एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं, ठीक है।
इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं और ये बताए कि जब हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा के कारण वह छोटी और हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपके डॉक्टर गिलबर्ट ने इस चीज़ को पूरी तरह से कॉन्सेप्ट में देने का प्रयास किया था। अब बात ये होती है कि क्या चार्ज यानी जो एनर्जी होती है, क्या उसको हम टू टाइप कह सकते हैं क्या उसको हम जो है दो प्रकार के रूप में बांट सकते हैं क्या? इसको लेकर के जो है डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे और एक बहुत ही गरीब परिवार से जुड़े हुए थे, इन्होंने ही क्या किया था, आवेश को टू टाइप में देने का प्रयास किया था, चार्ज को टू टाइप में देने का प्रयास किया। तो डॉक्टर बेंजामिन जो फ्रैंकलिन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन पूरा नाम था, हम डायरेक्टली केवल फ्रैंकलिन लिखते हैं, फ्रैंकलिन का नाम लिखते हैं। और ये जो होते हैं, ये फ्रैंकलिन जो हैं, ये कंप्लीटली कहाँ के बताओ, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और ये बताते हैं कि चार्ज जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दो प्रकार के क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। इन्होंने बताया जब कांच की छड़ को, जब कांच की छड़ को क्या करते हैं, रेशम के धागे से रगड़ते हैं, किससे, रेशम के धागे से रगड़ते हैं, तो जो उसमें उत्पन्न आवेश होता है, धागे से जब उसे फ्रैक्शन करेंगे, रगड़ते हैं तो उसमें जो उत्पन्न आवेश होगा तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेशी चार्ज आता है। यानी याद रखिएगा, तो क्या होता है, जब हम कांच के छड़ को रेशम के धागे से रगड़ते हैं तो उसमें जो उत्पन्न आवेश होगा वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें बिल्कुल नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बताया कि जब एबोनाइट की छड़ को, किसको, एबोनाइट का मतलब होता है आबनूस, एबोनाइट की जो है छड़ को क्या करते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, किससे रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल लेते हैं, बिल्ली की खाल हो या इसमें क्या जोड़ा जाए, रोमेदार खाल की बात करते हैं, रोमेदार खाल की बात करें हम, तो बिल्ली की खाल या रोमेदार खाल से क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन करते हैं यानी उसमें घर्षण करते हैं तो उसमें जो उत्पन्न जो चार्ज होता है वह क्या होता है, वह नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या इस चीज़ का प्रैक्टिकल हम अपने घर पर नहीं कर सकते हैं? क्या इस चीज़ का प्रयोग हम जो है किसी जो है अब लैब में नहीं कर सकते हैं? हम पूरी तरह से कर सकते हैं, लेकिन बस ये दिमाग में आना चाहिए कि इन्होंने इस सेंटेंस को, इस वाक्य को किस प्रकार से कहा। मैंने आप लोगों से बताया है कि विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तर्क होना निश्चित है, लाजमी है, यानी लॉजिक उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। बिना लॉजिक के कोई भी सिद्धांत हो ही नहीं सकता। अगर सिद्धांत इस कहीं लिखा गया है, जैसे मान लीजिए मैं भी अगर कोई परिभाषा देना प्रारंभ करूं तो परिभाषा हमारे मुख से या हमारे जबान से कब निकलेगी, जब हम उसके पीछे की तर्क जानेंगे। जैसे हमारे जीवन में कोई प्राकृतिक जब घटनाएं होती हैं तो हम क्या करते हैं, उस प्राकृतिक घटना का निचोड़, निष्कर्ष या उस घटना तक पहुंचने का हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी एक कहानी बनाते हैं और उसके पीछे पूरी तरह जोड़ने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप उस घटना को थिंक करके आप अपने गांव में, अपने शहर में पहुंच रहे हैं, तो मान लीजिए दूसरा व्यक्ति उस घटना तक नहीं पहुंचा, आपसे ही पूछना प्रारंभ किया वो घटना हुई कैसे थी, तो आप तो केवल देख करके आए हैं, अपने दिमाग से उसको लॉजिक दिए और लॉजिक देने के बाद अपनी तरह से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं उस व्यक्ति के सामने। तो जो आपने प्रस्तुत किया वो क्या हुआ, वही उसकी एक परिभाषा हुई, क्योंकि आपको जो समझ में आया उस घटना के पीछे वही आप देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये होता है लॉजिक, ये होता है तर्क होता है। अगर वो चीज सत्य होगा तो दूसरा व्यक्ति भी उसमें क्या करेगा, आपका समर्थन करेगा। लेकिन वो चीज अगर सत्य नहीं है तो दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, दूसरी तरह से होना प्रारंभ हुआ था, ये व्यक्ति गलत बोल रहा है। जैसे क्या होता है, इसी प्रकार से सभी चीजें, जितनी भी घटनाएं इस जीवन में होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं हो चाहे वो जो है व्यवहारिक घटनाएं हो चाहे जो भी सामाजिक घटनाएं, जितनी भी चीजें होती हैं, इन सभी घटनाओं के पीछे एक लॉजिक होता है, एक तर्क होता है, और उस तर्क तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। और जहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं वही अंदर उसका, उसी को क्या कहते हैं, एक जिज्ञासा कहा जाता है। जिज्ञासा ही हमारे अंदर क्या है, विज्ञान की क्या करती है, उत्पत्ति करती है। अगर जिज्ञासा हमारे अंदर नहीं आएगी, हमारे अंदर जानने की इच्छा अगर नहीं आती है, तो निश्चित है हम मानव नहीं है, क्योंकि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो हर एक संवेदना को, यानी संवेदन प्राणी है। यानी क्या है,
वह एक ऐसा प्राणी है जो हर चीज को कल्पना कर सकता है, अपने आप को महसूस कर सकता है। अन्य प्राणी इस चीज को नहीं कर सकते हैं। बारिश होगी, तूफान आएगा, इससे मतलब लोगों का नहीं है, मतलब केवल हम हैं, बारिश आए डर गए हम। तो ये सब तमाम चीजें ऐसी हैं जो चीजें होती हैं। तो यहां अगर हम बात करें तो इन्होंने क्यों ऐसा कहा, क्या इसके पीछे कोई रीजन नहीं है? हमारे सामने बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं, हमको हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए उसके पीछे हम थोड़ी सी किंचित मात्र का उसमें थिंक नहीं करते, सोचते नहीं है कि वास्तव में ये चीजें सत्य होंगी या गलत होंगी। थोड़ा सा हर चीज को सोचने का क्या करें, प्रयास करें, थिंक करें। निश्चित है आपको उस तर्क तक पहुंचने का पहुंचने का बिल्कुल आप प्रयास करेंगे तो पहुंच भी जाएंगे। तो यहां देखा जाए तो कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ते हैं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ही ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इसके विषय में बताए हैं। साथ ही साथ ये जो कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, क्या इतना जो आसानी से आप पढ़ ले रहे हैं, क्या ये वास्तव में यही से था? नहीं, इसके पीछे बहुत सारा प्रयोग होगा। जैसे एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था तो उन्होंने सब 1100 प्रयोग कर डाले थे, और उस 1100 प्रयोग होने के बाद जाकर के उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो ऐसे नहीं जीवन में सब कुछ मिलता है, मिलने के लिए उसमें कठिन परिश्रम करनी पड़ती है, तभी वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। और एक बार बता दे रहा हूं, जो चीजें लाइफ में बहुत आसानी से मिल रही हैं वो दुखदाई होती हैं, याद रखिएगा। जो चीजें लाइफ में आसानी से मिल रही हैं वो निश्चित आपको क्या होंगी, दुखदाई होंगी। इसलिए ठीक है, तो मैं ये बताने का प्रयास किया ये चीजें। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग नहीं कई प्रयोग किया था, इसको याद रखिएगा। इसमें जब कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ते हैं तो उसमें उत्पन्न क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एबोनाइट को हम एक नाम से और जानते हैं, उसे कहते हैं आबनूस कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? आबनूस कहते हैं। जब आबनूस की छड़ को क्या करते हैं, बिल्ली की खास या रोमेदार खास रगड़ते हैं तो उसमें उत्पन्न जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्या इस चीज का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, कैसे दिया, देखो ध्यान से। पहली बात, एक बात याद रखिएगा, आप लोग जो है हमारे द्वारा ही सुन रहे होंगे कि चार्ज नहीं होता है, क्योंकि आज तक जितने भी क्लासें आपको पढ़ाई गई होंगी, जहां तक मेरा ये सोच है कि जहां तक आप जो है पढ़े होंगे उसमें सीधा आपका एक कंडीशन होगा कि आपको बताया गया होगा चार्ज दो प्रकार के होते हैं। चार्ज क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि चार्ज वास्तव में दो प्रकार का होता ही नहीं है, क्योंकि ऊर्जा को हम कभी भी बांट ही नहीं सकते ना। ऊर्जा को हम कैसे बांट सकते? अगर ऊर्जा को अनंत है, अपरिभाषित है, अपरिमेय है, उसको देख नहीं सकते, ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड में मौजूद है, तो बताओ उसको हम बांट कैसे सकते हैं? थोड़ी सी इस चीज को अपने दिमाग से सेंस लगाइएगा कि जब वो अनंत है, अपरिभाषित, बांटा तो उसे जा सकता है ना जो हमारे सामने हो, जो हम उसको प्रकट कर सकें। हमारे सामने कोई एक पिंड है तो उसको तोड़ करके हम क्या करेंगे, 2 भागों में, 3 भागों में, 10 भागों में, 15 भागों में उसको बांट देंगे, ये तो सही है। लेकिन जो चीज हमारे सामने है होती हुई भी, मतलब हम उसको जानते हैं कि एनर्जी है, लेकिन वो नॉट विजिबल है, उसको देखा नहीं जा सकता है, तो उसे हम क्रॉस कैसे कर सकते हैं, उसे 2 भागों में डिवाइड कैसे कर सकते हैं, उसे 2 पार्ट में, 2 टुकड़ों में बांट कैसे सकते हैं? इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। तो बात तो वही आ गई ना कि परछाई को हमने क्या किया, तोड़ दिया। परछाई को हमने क्या किया, बांट दिया। परछाई को कैसे आप काट सकते हैं? बार बार काटेंगे तो जमीन कटेगी। अगर परछाई आपके हाथ पे पड़ रही है तो आप परछाई काटने जाएंगे, आपकी हाथ कट जाएगी। कंडीशन आप सोचने का प्रयास कीजिएगा कि यहां जो एनर्जी है, एनर्जी को हम 2 टाइप में कैसे नोट कर सकते हैं। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा जो होती है, एक है, आपने देखा, एक काइनेटिक एनर्जी यानी एक गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और एक होती है स्थिर ऊर्जा जिसे हम क्या कहते हैं बताओ? इसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, 2 प्रकार की ऊर्जाएं हमारे फिजिक्स में बताई गई हैं। तो जरा बताइए, इस किडनी के पास काइनेटिक है और इस किडनी के पास क्या पोटेंशियल है क्या? बिल्कुल नहीं। इस हाथ में 20 न्यूटन का बल है और इस हाथ में 30 न्यूटन का बल है, कुछ नहीं है। सब कुछ इंटरनल प्रोसेस क्या होती है, एनर्जी होती है। जब हम जितनी भी ऊर्जा हमारी बॉडी के अंदर है, अगर हम वही ऊर्जा एक जगह स्थिर रह करके हम उसको यूज कर रहे हैं, वो कार्य में लगा रहे हैं, स्थिर होकर के सारी काम कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी किस में हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहेगी। किसी कार्य को हम दौड़ते हुए, भागते हुए कर रहे हैं, तो वही एनर्जी किस में हो जाएगी, काइनेटिक में हो जाएगी। एनर्जी एक ही है, बस उसके प्रारूप को क्या है, बार बार बदला जा रहा है, बदला जा रहा है, बदला जा रहा है। ठीक है, ये चीजें आप सोचने का प्रयास कीजिएगा।
तो यहां जो होती है ये काइनेटिक और पोटेंशियल जो एनर्जी होती है, पूछेंगे सर ये तो है, तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव कहां से बात आ गई? देखो ऐसा नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी की ये प्रॉपर्टी, सॉरी ये जो एनर्जी की ये प्रॉपर्टीज है, ये गुण है, एक ये टाइप नहीं है, ये गुण है। किसी पिंड में स्थिति के कारण जब कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है तो उसे हम स्थित ऊर्जा कहते हैं, और जब किसी पिंड में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हमारे अंदर कितनी कार्य करने की क्षमता है, अगर अधिक है तो निश्चित है हमारे अंदर ऊर्जा अधिक होगी। हम कार्य के द्वारा ही क्या करते हैं? एनर्जी का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एनर्जी की पूरी फिजिक्स में कहीं परिभाषा ही नहीं है, इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि वो अपरिभाषित। जब इन दोनों बैलून को क्या समान पदार्थ से रगड़ा, किससे रगड़ा बताओ? समान पदार्थ से जब कैसे क्या किया, दोनों बैलून को फ्रैक्शन किया, तो समान प्रकार के जो है समान प्रकार के फ्रैक्शन, इसमें जो दोनों बैलून टंगे हुए थे और दोनों एक साथ जब वो क्या है पास आते हैं, जब एक साथ अगर देखा जब लाते हैं तो वो दूर भाग रहे हैं। पहले जो दोनों स्पर्श करते थे दोनों क्या है दूर आ जा रहे हैं, यानी क्या है जब हमने समान पदार्थ इसको फ्रैक्शन किया तो इसके अंदर ऊर्जा कैसी आ गई बताओ? समान आ गई। दोनों बैलून के अंदर एनर्जी कैसी आई? समान आ गई। और समान आ जाने से क्या हुआ कि इसमें जो है प्रतिकर्षण होना प्रारंभ हुआ, प्रतिकर्षण होना प्रारंभ हो गया। और जब इसी बैलून को हमने दो असमान पदार्थों से रगड़ दिया तो ऐसी स्थिति में देखा गया उनके बीच में क्या हुआ? आकर्षण आना प्रारंभ हुआ। इसी कॉन्सेप्ट को जस्ट देख करके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि चार्ज यानी जो होते हैं, ऊर्जा जो होती है, चार्ज, ऊर्जा और चार्ज में देखो थोड़ा सा अंतर है, याद रखिएगा। आवेश जो होती है ऊर्जा का ही स्वरूप है, आवेश जो है ऊर्जा का ही स्वरूप है, लेकिन आवेश हमको तब प्राप्त हो सकता है कि जब हम किसी पिंड पर क्या करते हैं? प्रतिकूल कार्य करेंगे, उसको फ्रैक्शन करेंगे, तब जो ऊर्जा निकलती है। फ्रैक्शन के बाद, घर्षण के बाद जो ऊर्जा निकल रही है वह ऊर्जा हम आवेश के रूप में कहेंगे। नहीं तो ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड अपने वस्तु को बनाए हुए हैं, जो उनके अंदर ऊर्जा है वह एनर्जी है, वो इंटरनल प्रोसेस के अंतर्गत है। तो इंटरनल प्रोसेस में जो है जो एनर्जी है वो तो केवल ऊर्जा कहेंगे, लेकिन जब उसी को हम फ्रैक्शन करके बाहर निकाल रहे हैं तो वही एनर्जी क्या कहलाएगी? आवेश कहलाएगी। ठीक है, वही एनर्जी क्या कहलाएगी? आवेश कहलाएगी। पत्थर का क्या होना, अगर रगड़ेंगे तो चिंगारी निकलना। कपड़े में अभी मई जून का महीना आएगा, जब ड्राई जो शुष्क हवाएं चलती हैं तो देखिए उसमें चटचटाहट की आवाज आती है। ठीक है, आप देखेंगे पेन को क्या करेंगे, बाल में रगड़ करके कागज को चिपकाएंगे, चिपक जाएगा। ठीक है, ऐसे तमाम घटनाएं हमारे जीवन में होती है। प्लास्टिक की कुर्सी धूप में रखेंगे, अपने हाथ पर ले जाएंगे तो रोम पुटिकाएं स्टैंड हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी आवेश के रूप में उस पिंड में आती है वो फ्रैक्शन के फलस्वरूप आती है, या बाहर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है तब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो गतिशील आ जाते हैं, मोशन अवस्था में रहते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होती है? एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। ठीक है, आशा है सभी लोगों को क्या है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा यहां आगे बात करें तो इसमें क्या है, समान और असमान की बात इन्होंने कैसे किया? जब दोनों बैलून को समान पदार्थ से रगड़ा गया तो उसमें जो उत्पन्न चार्ज आया वो समान आ गया, इन्हें दोनों क्या है प्रतिकर्षण करने लगे। प्रतिकर्षण तभी हो सकता है जब दो पिंडों में ऊर्जाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। जब दो पिंडों में ऊर्जाएं समान रहेंगी तभी उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जब दो पिंड में ऊर्जाएं क्या हो जाएंगी? असमान हो जाएंगी, तब एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करना प्रारंभ कर देंगे। हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जान पाते हैं तो निश्चित है आप जो है चुंबक को लेकर के इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैग्नेट को आप देखें, मैग्नेट में एक क्या होता है? नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। ठीक है, दो समान ध्रुव रहेंगे तो दोनों प्रतिकर्षण करेंगे, जबकि असमान ध्रुव रहेंगे तो क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज को लेकर के इन्होंने बात किया था। तो आप देखिए चार्ज क्या है? चार्ज ऊर्जा का ही स्वरूप है, लेकिन क्या है? असमान, उसको फ्रैक्शन करने के बाद क्या हो? प्राप्त हुआ। तो यहां आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से मैंने कहा था। दूसरी बात अगर हम बात करें, थोड़ी सी बात और एक कर लेते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, और मान लीजिए इस प्रकार से कई भी प्राणी है, कोई भी ऐसे हैं। अब ऐसा मान लीजिए सपोज दैट इसमें कि इसके अंदर क्या है? देखो कोई भी अगर पिंड इस पृथ्वी पर आता है तो सबके अंदर क्या होती है? ऊर्जा। बिना ऊर्जा के, पहली बात दिमाग लगा लीजिएगा, बिना ऊर्जा के कभी भी वो पिंड का निर्माण हो ही नहीं सकता है।
तो जो ऊर्जा उसके अंदर आ रही है वो टोटल कौन सी एनर्जी है? पॉजिटिव है। ईश्वर ने हमको पॉजिटिव एनर्जी देकर के उत्पन्न किया है। हमने क्या किया है? अपने जीवन में तमाम प्रकार के क्रोध लिया, हमने जीवन में द्वेष लिया, हमने जीवन में तमाम मोह लिया। ये सब कुछ जो है अपने जीवन में हमने यहां आकर के, जब मेरे ब्रेन में जो है भौतिकवाद आकर के घुसा, तब हम क्या है इस चीज को सोचना प्रारंभ किए। और जब जब वो चीज हमारे दिमाग में आए तो हमारी बॉडी में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो निगेटिविटी हमारी खुद की देन है, हमने उत्पन्न नहीं किया इसको, हमारी खुद की देन है वो चीजें। गुस्सा हमने किया, क्रोध हमने किया, टेंशन हमने लिया, तो फिर हम दूसरे को क्यों दोष देते हैं? हमारी बॉडी के अंदर केवल ईश्वर ने क्या किया था? पॉजिटिव एनर्जी डाला था। यानी हम केवल जब भी हम बात करते हैं तो धनात्मक चार्ज की बात करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, मानता हूं इस चीज को, लेकिन अगर देखा जाए नकारात्मक ऊर्जा अलग चीज हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव की बात अलग हो गई। यहां अगर देखा जाए तो जो आया वो पॉजिटिव एनर्जी, सबके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है। तुलनात्मक एक अध्ययन किया गया है, एक को दूसरे के सापेक्ष क्या किया गया है? तुलना किया गया है। जैसे ABCD है, अगर इसके अंदर 5 जूल की ऊर्जा है तो अब भी ये अपना अस्तित्व बनाए हुए है। इसके अंदर 10 जूल की ऊर्जा है तब भी अपनी बनाए हुए है। इसके अंदर 20 जूल की ऊर्जा है तब भी बनाया हुआ है। इसके अंदर 50 जूल की ऊर्जा है तब भी बनाया। इसके अंदर क्या 100 जूल की ऊर्जा है तब भी अपना अस्तित्व क्या है इस पृथ्वी पर बनाए हुए हैं। ठीक है ना? समझ रहे बात को ना? इस चीज को आपको याद रखना चाहिए, सबके अंदर ऊर्जा समान है। और को बता दो इसमें, अब बता दो इसमें कौन ऊर्जा नेगेटिव है? क्योंकि ऋणात्मक ऊर्जा के द्वारा कोई चीज जिंदा नहीं रह सकता ना। ठीक है? जब मानव क्या होता है, भौतिकवाद में रह करके जिंदा हो, जब भौतिकवाद में रह करके चलता है, और जिस दिन वो भौतिकवाद में आना प्रारंभ हुआ और भौतिकवाद में मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या होता है? ये चीजें आती हैं, नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। क्योंकि जब हमको वो चीज प्राप्त नहीं होता है तो हम सोच लेते हैं कि हमको चीज मिलने वाला नहीं है। एक चीज बता दे रहा हूं, मानव जीवन में नहीं शब्द, जो डिक्शनरी में नहीं शब्द होता है ना, वो है ही नहीं। एक बात इस चीज को गौर करके सुन लीजिएगा, मानव जीवन की डिक्शनरी में नो, नॉट और नहीं, नेवर, ये सब कभी नहीं होता है। ये हम अपनी तरफ से क्या है सोच करके बनाते हैं। ठीक है? जिस दिन आप चाह लिए कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको रोक सकती है, लेकिन उसके प्रति आपको ईमानदारी पे रह करके, ईमानदारी पूर्ण रह करके क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा, तभी आपको चीज प्राप्त हो सकता है। ये चीज आप लोगों को एकदम कंसर्न रखना है। नीट नहीं, IIT नहीं, IAS PCS से बड़ी ही कोई नौकरी अगर होगी ना तो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है। एक जानते हैं क्या है, न्यूरॉन सिस्टम में 10 TB आ सकता है। हमारे ब्रेन में जानते हैं हजारों लाखों न्यूरॉन सिस्टम है। ऐसी कंडीशन न जाने कितनी हमारे ब्रेन में पावर है कि हर चीज को क्या पा सकती है। हम उसके प्रति वर्क ही नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी दिशा और दशा पूरी तरह से बदल दी गई है। ये समाज ने, ये परिवार ने, ये जो है लोगों ने, मित्रों ने, नकारात्मक व्यक्तियों ने, असफल व्यक्तियों ने हमारे जीवन की क्या है दिशा को ही बदल दिया है। ठीक है? क्योंकि हम उसी की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पढ़ लिख के क्या करोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि पढ़ लिख के आप नौकरी पाओ, लेकिन पढ़ लिख के एक सफल इंसान बना सकता है। अंडरस्टैंड? पढ़े लिखों की व्यक्तियों की कदर पूरी दुनिया में है। अनपढ़ गंवार, आपके पास पैसे बहुत होंगे, बात उसकी नहीं है। अनपढ़ की व्यक्ति की कदर नहीं है। ठीक है? इसलिए हम बात बोल रहा हूं, इसको आप देखें ध्यान से। देखिए आगे, तो मैं जो बात कर रहा था 5 जूल है, यहां 5 जूल की अगर ऊर्जा है तो यहां अगर देखेंगे आप तो ये क्या है, ये इसकी अपेक्षा ये नेगेटिव होगा, लेकिन ये क्या पॉजिटिव होगा। इसकी अपेक्षा क्या होगा, अब देखो 5 जूल की अपेक्षा 10 जूल क्या नहीं पॉजिटिव है, 10 जूल की अपेक्षा 20 जूल पॉजिटिव है, 20 जूल की अपेक्षा 50 जूल पॉजिटिव है, 50 जूल की अपेक्षा 100 जूल पॉजिटिव है। जितने भी जूल हैं आपको दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के पॉजिटिव ही हैं। कभी शून्य कोई चीज नहीं हो सकता। अगर जिस दिन वो चीज शून्य हुआ उसका अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं यहां पर, हाँ 100 की अपेक्षा अगर 50 जूल है तो इसके अंदर ऊर्जा है, लेकिन इसकी अपेक्षा क्या कम है। यही तुलनात्मक अध्ययन निगेटिव एंड पॉजिटिव है। ये जो आपका 20 जूल है ये 50 से कम है, 20 जूल है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है।
ठीक है। लेकिन ये जो है 20 जो है ये 10 की अपेक्षा पॉजिटिव है, 10 जो है 5 की अपेक्षा पॉजिटिव होगा, 5 1 की अपेक्षा पॉजिटिव होगा। अब 1 के बाद जो आएगा वो 0 आएगा, लेकिन जैसे 0 होता उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, तो फिर नेगेटिव होने का प्रश्न कहां उठता है, क्योंकि 0 के बाद नेगेटिव आते फिर। ठीक है, तो ये चीज है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया है, तुलनात्मक अध्ययन किया है कि कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ेंगे तो उसमें जो उत्पन्न चार्ज था वह एबोनाइट से, जब हम क्या करते हैं एबोनाइट को जब बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो उसमें जो उत्पन्न चार्ज था उसकी अपेक्षा कांच के छड़ में क्या है एनर्जी अधिक आई थी, इसीलिए अधिक होने के कारण उसे पॉजिटिव माना गया और कम होने के कारण उसे क्या माना गया, नेगेटिव मान लिया गया। यही जो है पूरी तरह से हमारे फिजिक्स में दी गई है। तो ये पॉइंट समझ में आपको आ गया होगा। तो ये पॉइंट आपकी हो गई। अब देखा जाए यहां पर ये हो गया। अब इसमें इन्होंने एक पॉइंट और बढ़ाया कि दो सजातीय आवेशों के बीच क्या होता बताओ, सजातीय आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण। सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, के बीच क्या होता है, हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। तथा क्या होगा, तथा विजातीय आवेशों के बीच क्या होगा, विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच, आवेशों के बीच क्या होगा, के बीच हमेशा क्या होगा, के बीच हमेशा हमेशा आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। दूसरा आपका जो नोट पॉइंट होगा उसमें ये हो जाएगा कि आवेश, या ऐसा लिखिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन है, एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है, तुलनात्मक क्या है बताओ, अध्ययन है। इस चीज को आपको याद रखना है। इतना आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद की बात करें तो एक चीज और बता दे रहा हूं कि जब किसी वस्तु पर प्लस चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, प्लस चार्ज अगर क्या होता है, अगर किसी भी पिंड पर अगर हम धारा देते हैं, आवेश देते हैं, अगर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, यानी क्या है, धनात्मक आवेश बढ़ रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। अगर धनात्मक आवेश बढ़ेगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन की बताओ क्या होगी, कमी हो जाएगी। और अगर ऋणात्मक आवेश बढ़ता है तो बताओ क्या, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता हो जाएगी। कब, जब किसी वस्तु पर प्लस चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बताओ जरा, कमी होती है। और जब माइनस चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। इस चीज को तो मैंने आपको दिखवा दिया। तो क्या इसके कॉन्सेप्ट को लेके आप लोग क्लियर हैं, एक बार कमेंट करें। चलिए जी सर, सभी लोग क्लियर हैं, अच्छी बात है। कम से कम आप लोग ये हैं कि जुड़े हुए हैं, निरंतरता बनाए हुए हैं। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आवेश संरक्षण सिद्धांत को लेकर के। आवेश जो होता है संरक्षण सिद्धांत, ठीक है, संरक्षण सिद्धांत को लेके हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो ये क्या चीजें हैं, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, ये ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए जहां पर हम जब भी हम कभी भी जिस चीज को पढ़ते हैं डायरेक्टली फिर ऊर्जा से स्टार्ट हो जाता है वो चीज। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही निरस्त किया जाता है या नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसी प्रकार से आवेश है, फिर वही बात आ गई, एनर्जी क्या है, इंटरनल प्रोसेस, फ्रैक्शन किया, एनर्जी बाहर आई, दैट्स कॉल्ड चार्ज। ठीक है, और यहीं से कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, उत्पत्ति होती। अब हम धीरे धीरे अपने जो है अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। अब आवेश की पॉइंट को अब हमको लगता है कि आप लोगों के दिमाग में अब जो है अगर इसको अच्छी तरह पढ़ते हैं तो क्लैरिटी हमेशा बनी रहेगी। ऐसा नहीं हो लगता है कि आप लोग बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन होंगे। अब आप कोई टीचर या कोई भी व्यक्ति आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता है आवेश को लेकर के। ठीक है, अच्छा
यहां आते हैं तो ऊर्जा संरक्षण उसी प्रकार आवेश संरक्षण नियम है कि क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही क्या है नष्ट किया जा सकता, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या है परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को आप पूरी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें तो ये चीजें जो कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग याद रखेंगे। आवेश का जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, कूलाम ने दिया था। किसने दिया था, कूलाम ने दिया था। कूलाम की बात करें हम तो ये कौन है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। कौन है बताइए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। और फ्रांसीसी वैज्ञानिक होने के नाते देखा जाए यहाँ पर ये जो है बहुत ही, हालांकि यूरोपियन कंट्री के जितने भी विद्वान हैं वो सब क्या, आखिर में जो वैज्ञानिक है मैक्सिमम अगर मैं पूछूं क्वेश्चन कि सभी वैज्ञानिक यूरोप से ही के उत्पन्न हुए। कितने फिलासफर हैं, सुकरात से लेकर के, हम सुकरात की बात करें, प्लेटो की बात करें, अरस्तु की बात करें, सब टोटल यूरोपियन। पाइथागोरस वो भी यूरोपियन, आपके न्यूटन, उसके बाद में आइंस्टीन, ये सब यूरोपियन। तो कहीं ना कहीं एक जो स्थान है वो यूरोपीय का है। तो क्या भारत में ऐसा विकास नहीं हुआ, क्या भारत में लोगों का दिमाग विकसित नहीं हुआ, हुआ। यही मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा कि भारत में विकास तो हुआ ब्रेन का, ठीक है, लेकिन अध्यात्म की तरफ झुकाव ज्यादा होने के कारण हम तर्कशील प्राणी नहीं बन पाए। अध्यात्म की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा था। सूर्य ग्रहण लगा तो इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक भोजन नहीं करना है। आज भी वही कंडीशन है। चंद्र ग्रहण लगा, हाँ ये चीजें होनी चाहिए, अब नहीं करना है। ग्रहण उतरेगा, नहाना है, दान करना है, ये करना है, वो करना है, फिर जाकर के आप कहीं खा लिए, अरे बहुत बड़ा कताब कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया आपने। एक बात आपको बता देनी है, हालांकि मैं उस चीज को लेकर के नहीं कह रहा हूं कि आप ना माने, मानिए उस चीज को, मुझे नहीं बिल्कुल आपत्ति उससे नहीं है, लेकिन एक जो तर्कशील मानव होने के कारण आज भी अगर उसमें आप पिरो होकर के देख रहे हैं तो आज भी आपकी जिंदगी उसी में बिल्कुल क्या है, बैठी हुई। चांद पर क्या है, हमारा यान पहुंच चुका है, चंद्रयान। अब बताओ ग्रहण कैसे लगा उसको। अगर हमारे अध्यात्म में लिखा हुआ कि राहु ने क्या किया, उसको गटक लिया चांद को, ठीक है, या काली छाया उस पर आ गई, लो तो गटक लिया, तो सभी सैटेलाइट खत्म हो जाना चाहिए जो गया है चंद्रमा पर, फिर कैसे बाहर आ जाते हैं। एक सोचने की बातें हैं जिसको आप सोच सकते हैं, इसको आज एक तरसील मानव हैं आप, ठीक है। तो बात वही है कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांस में लोगों का क्या था, विचार एकदम अलग था, बहुत ज्यादा अध्यात्म की तरफ झुकाव इन लोगों का नहीं था, इसलिए ये लोग हर चीज को तर्क देखते थे। मान लीजिए बारिश हो, जैसे अभी उस दिन एक दिन बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, लोगों ने बताया कि जब बिजली गिरती थी, चर्च पे गिरी थी या फिर किसी जो है मकान पे गिरी, तो सब ये क्या ईश्वर का प्रकोप है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, उस चीज को सिद्ध करने का प्रयास किया कि इसके पीछे कोई ईश्वर का प्रकोप नहीं है, जस्ट ये सब क्या है, एक वैज्ञानिक कार्य से बचा जा सकता है, ठीक है। पतंग को लेकर उन्होंने प्रैक्टिकल किया। तो जैसे जैसे हम क्या होता है, जब आप विकास से विकसित होते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई भी घटना घटती है उसके पीछे रीजन ढूंढते हैं, तो रीजन जो ढूंढेंगे ना निश्चित वो चीज मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहां जो मैं बात करने वाला हूं कि वो लोग रीजन ढूंढते थे। कोई भी चीज अगर घटना होती है तो भारत में ऐसा नहीं है कि भारत में घटना घट गई, भूकंप आ गया, बस करो, ईश्वर ने क्या सब कुछ करा दिया। रीजन है भाई उसका। जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा तो निश्चित ऐसा होगा। या नीचे क्या है, जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं लगातार पृथ्वी के नीचे, वो लगा टकराती हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, फिर क्या होता है, भूकंप आता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्या कहते हैं, जिसमें क्या है, कूलाम का नाम आता है, सॉरी कूलाम का नाम, सॉरी हाँ कूलाम का नाम, एक कूलाम है और एक तरफ हम न्यूटन को, दोनों को लिखते हैं। कूलाम का नियम देख लेते हैं। कूलाम का नियम देखते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम अपने सिद्धांत में ये कहते हैं किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, याद रखिएगा परिभाषा थोड़ा सा आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है।
ये चीजें हैं, ये Q1 और ये क्या है Q2 है। इनके बीच की दूरी कितनी है R है, ठीक है, A एंड B। ये कूलाम है। अपने कॉन्सेप्ट में क्या करें, ये चीज हो गई। अगर हम बात करें न्यूटन को लेकर के, न्यूटन जिसे हम सर्वकालिक महान भौतिकविद यानी फिजिक्स का जन्मदाता यूं कहा जाए, फिजिक्स के पिता, फिजिक्स के पिता है ये। और ये जो बात करते हैं ये M1 एंड M2 को लेकर के चर्चा करते हैं। A एंड B दो पिंड हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है R है। सब कुछ वही, बस यहाँ M1 M2 है, वहां पर Q1 Q2 है। माना जाता है कि अगर न्यूटन ने अपना रूल नहीं दिया होता तो फिर आज जो है ये क्या है, कूलाम का रूल नहीं आता, माना जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, फिलहाल आपकी किताबें कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां बात करूं मैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सत्य दिखाई देती है कि न्यूटन ने कहा ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है। न्यूटन बहुत पहले इस चीज को बोले थे कि अगर कोई पिंड है तो एक दूसरे पिंड दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। थोड़ा सा थिंक कीजिएगा इस पर। हर एक चीज का अगर आकर्षण है, हर एक चीज में आकर्षण है, तभी उसका स्ट्रक्चर है। अगर आकर्षण किसी पिंड में नहीं है, एक दूसरे के पार्टिकल्स के प्रति जो है आकर्षण नहीं है, उसका आकार नहीं होगा। बहुत बड़े चट्टान अगर टूटते हैं तो रेत के कण बनते हैं, यानी उस रेत के कण पहले आपस में जुड़े हुए थे तब एक चट्टान था, और जब वह रेत के कण टूट गए तो फिर वो क्या हुआ, अलग अलग हुआ, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या हुआ, टूटा। जब टूटा तो उसके आकार क्या हो गए, बिखर गए। चाक को देखा आपने है, चाक को ऐसे उसको मसलेंगे तो उसमें से क्या निकलेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे। वो पार्टिकल्स कौन है, वो आपस में जुड़े हुए थे, अट्रैक्शन फोर्स से, तब चाक का एक आकार था। इसलिए जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं उस सब में क्या होता है, अगर किसी का भी इस पृथ्वी पर अगर स्ट्रक्चर्स है तो उनके जितने भी पार्टिकल्स होंगे टोटल सब में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स यानी क्या, उसमें आकर्षण बल होता है। और उस आकर्षण बल के कारण ही उसका क्या होता है, एक अपना खुद का आकार, एक अपना खुद की आकृति होती है, ठीक है ना। जिस चीज को, जैसे क्या है, हवा का पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, नजदीक बिल्कुल नहीं आते हैं, तो क्या उनका कोई आकार दिखाई देता है आपको, बिल्कुल नहीं। पदार्थ है, वो मैटर है, क्योंकि उसमें भार होता है, अपना स्थान घेरता है, ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर उसको देखना है, उसको परिभाषित करना है, तो जब तक हम उस चीज को एक आकार के रूप में नहीं देखेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। जैसे एक मानव को आप ढूंढने जा रहे हैं तो उसकी प्रतिबिंब को अपने दिमाग में रख करके ढूंढने जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति पूछेगा भैया वो कैसा था, तो आप उसके प्रतिरूप को क्या है बताना प्रारंभ, वो गोरा था, काला था, लंबा था, मोटा था, इस प्रकार से था। आपने परिभाषित कैसे किया उसको, जब उसके एक आकार था तब आपने परिभाषित किया। लेकिन अगर हम निराकार चीज को परिभाषा करने जाएं तो फिर बताओ कैसे परिभाषित करेंगे उसे। तो जिस चीज की आकृति तभी होगी जब उसमें बीच में अट्रैक्शन होता है। न्यूटन से पूछा गया, फिर आपस में लोग चिपक क्यों नहीं जाते हैं फिर, तो उसमें यह बताया गया कि बाद में रिसर्च करके बताया गया कि हर एक पिंड के अंदर अपनी खुद की क्या होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। जिस पिंड के अंदर अपनी खुद की ऊर्जा है वो तो अट्रैक्शन होता है, लेकिन उसके बीच में क्या होता है, एक ससंजक और एक असंजक बल होता है। ससंजक और असंजक बल, समान परमाणुओं के बीच में लगे हुए बल को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल बोलते हैं, और असमान परमाणुओं के बीच में लगे हुए बल को हम क्या कहते हैं, असंजक बल कहते हैं, ठीक है। ससंजक और असंजक बलों का जो कॉन्सेप्ट है आपके 11 में है, सरफेस टेंशन यानी क्या है, पृष्ठ तनाव को लेकर के उसमें है। नीट का बैच चलेगा तो उसमें मैं आपको चाहूंगा कि प्रैक्टिकल के द्वारा उसको समझाऊं, प्रयास करता हूं कि सारी व्यवस्था हो जाती है तो फिर आपको बताता हूं उसको, ठीक है। तो यहां जो बात करते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित, ब्रह्मांड मतलब हमारी यूनिवर्स की जो बात हो रही पूरी कंप्लीटली यूनिवर्स, छोटा नहीं बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है यूनिवर्स हमारा, ठीक है। तो जो आपका ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उस पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू कितना होगा, m2 होता है।
और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती क्या है, व्युत्क्रमानुपाती F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r² होता है। याद रखिएगा इस चीज को। यानी अगर हम किसी भी पिंड के द्रव्यमान को क्या है सॉरी उनके बीच की दूरी को स्थिर करके द्रव्यमान को क्या है बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो उसके बीच का जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे अपने जीवन में मान लीजिए इसका प्रैक्टिकल आप नहीं कर पा रहे हैं, चुंबक को लेकर के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। दो चुंबक लीजिएगा और दोनों चुंबक की आकृति को समान रखें, इनके बीच की दूरी को r रखिए। मान लीजिए आपके बीच की दूरी 2 मीटर है या 2 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर जो भी है। अब चुंबक की आकृति थोड़ा बढ़ा ले लीजिए, दूरी उतना रहने दीजिए। चुंबक की आकृति और बढ़ा लीजिए, दूरी उतना रहने दीजिए। चुंबक की आकृति और बढ़ा लीजिए, दूरी उतने। जैसे जैसे हम चुंबक के क्या है उसके स्ट्रक्चर को बढ़ाते जाएंगे, दूरी डिस्टेंस को जब स्थिर कर दिया आपने तो उस पर जो है बल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये स्थिति आपको याद रखोगी। ऐसा प्रैक्टिकल आपने जीवन में किया होगा। अगर इन दोनों नियम को मिलाते हैं तो निकलता है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई क्या होता है r² मिलता है। और यही प्रोपोर्शनल को अगर हम मिटाते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सॉरी g हो जाएगा m1 इंटू m2 बाई कितना होगा r² हो जाएगा। ठीक है, g जो है एक ग्रेविटी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसका मान जो होता है 6.67 10 टू पावर कितना होता है -11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है किग्रा होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा किलोग्राम होता है, किग्रा स्क्वायर सॉरी किलोग्राम स्क्वायर होगा। एक चीज बता दे रहा हूं, मात्रक जो है बहुत ही डिपेंड करता है, बहुत ही मायने रखता है जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यूनिट होना चाहिए, कहीं ना कहीं देखें तो ये चीजें होती हैं। इसी प्रकार से कूलाम ने कहा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला क्या आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आप कूलाम के नियम को याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी इन्होंने बताया F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, यहां पे लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, यदि दो आवेश या दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तब कूलाम के नियम से क्या होगा, कूलाम के नियम से क्या होगा नियम, F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा Q1 इंटू Q2 तथा हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या होगा r² हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। वही चीज जो उन्होंने बताया था, यहां पर क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण बल होता है। पॉइंट को क्लियर करते चलिए, जिससे क्या हो, जब मैं एग्जाम पीरियड में आप लोगों को क्या करूं, रिवीजन करना प्रारंभ करूं, तो बस केवल देखना मात्र है, इतना तैयारी कर लीजिए। क्योंकि मुझे पता है कि आज पढ़ तो रहे हैं, लेकिन 15 दिन बाद 20 दिन बाद आपके दिमाग से वो जाने लगेगा। क्यों जाने लगेगा भाई, क्योंकि आपका दिमाग स्थिर अभी नहीं है। अभी भी आपके मोबाइल में तमाम ऐसे खराब सॉफ्टवेयर होंगे जिसको लेकर के आप उस पर पूजा कर रहे होंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। ठीक है भाई साहब, जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए, गोल्डन टाइम है, निकल गया ना तो रोना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इतना आसान नहीं जिंदगी जीना। जिसके पास गुण है उसी की पूजा होगी, जो मानव गतिशील है उसी वही लक्ष्य प्राप्त करेगा। जो गतिशील नहीं है, जो स्थिर है, उस तालाब में भरे गंदे पानी की तरह सड़ेगा। इसलिए नदियों को तब पूजा जाता है
क्योंकि वो गतिशील होती हैं और अपने लक्ष्य को यानी समुद्र को प्राप्त करती हैं। इसलिए एक नदी का नाम होता है, पवित्र है, उसमें लोग स्नान करते हैं, अपने पाप को धुलते हैं। वृक्ष अगर बढ़ेगा, घनादार होगा, तब उसके नीचे लोग बैठेंगे, नहीं तो लंबा हो करके नीचे कोई उसके नहीं बैठता है। इसलिए धन तो रहे, ईश्वर करे आपके पास धन काफी रहे, लेकिन धन के साथ साथ नॉलेज भी आपके साथ होना चाहिए, तब उस धन का क्या होता है, सदुपयोग होता है। नहीं, धन जो है जाने में देर नहीं लगती है, ये चीज़ याद रखिएगा। आते हैं इन दोनों को, तो यह फिर प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 बाई, यहाँ पर देखा जाए तो अगर इसको दोनों को मिलाएंगे, उपरोक्त दोनों नियम से देखें, हम दोनों नियम से अगर देखें तो क्या होगा बताओ, हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, Q1 इंटू Q2 बाई कितना होगा, R स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे F इज प्रोपोर्शनल टू क्या, कैपिटल K होगा, Q1 इंटू Q2 बाई कितना होगा, R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जो K है एक नियतांक आता है, K बताओ क्या आता है, जहाँ क्या होगा, जहाँ K एक क्या है बताओ, नियतांक, एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसका मान, जिसका क्या होगा बताओ, जिसका मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ होता है, 9 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है, होता है, जो 1/4 पाई क्या एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना होता है, ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, अब इस पूरे K के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। F इज इक्वल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई कितना हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। और यही क्या होगा, यही जो होगा न्यूटन होगा, और न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। यहाँ जो है एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिएगा, एप्सिलॉन जो जीरो होता है इसी को क्या कहते हैं, नॉट कहते हैं। एप्सिलॉन जीरो जो है निर्वात, निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात का मतलब जहां पर हवा ना हो, निर्वात है, या क्या है, वायु की क्या बताओ, वैद्युतशीलता है, क्या है बताओ, वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है, ठीक है, वैद्युतशीलता है। तो जिसका मान कितना होता है बताओ, जिसका मान जो होगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 8.85 10⁻, कितना होगा, -12 होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्या करना है, याद रखना है इसको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। इतना याद है तो बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, और न्यूमेरिकल ऐसे से है ना कि दिमाग चक्कर खा जाएगा, ठीक है। अभी आपको केवल बोर्ड का ही नहीं न्यूमेरिकल लगाना है, वो न्यूमेरिकल लगाना जो नीट में आते हैं, वो न्यूमेरिकल लगाना जो IIT में आते हैं, इससे संबंधित सब लगवाऊंगा आप लोगों को। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ी सी अव्यवस्थित है, जहाँ व्यवस्थित हो जाती है तुरंत आप लोगों को सब कुछ दिया जाएगा, और वो चीज़ दिया जाएगा जो अन्य क्लासें आपको नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर इसको जो नोट नहीं किए हैं वो नोट कर लें, और फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो ये था आपका कंप्लीटली कूलाम का नियम हो गया। कूलाम के नियम की चर्चा तो हो गई, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है कुछ और पॉइंट। देखिए, बात होती है परावैद्युतांक की, परावैद्युतांक जिसे हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कहेंगे इसे। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक, आइए ठीक है, कोई बात नहीं है, पढ़ाई कीजिए और एंजॉय लीजिए लाइफ में, और कुछ है नहीं, आनंद लेते रहिए। जीना अगर है तो एंजॉय तो होना चाहिए ना लाइफ में, इसलिए जो है पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी होना जरूरी है। इतना सीरियस मत हो जाइए कि लाइफ को ही चौपट कर दीजिए, लेकिन साथ ही साथ बताना हो, पढ़ाई आपके लिए एक स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है ना, पढ़ाई से बड़ा कोई कार्य नहीं होता। सारे कार्य को आप बगल करके बैठ जाइए पढ़ने के लिए। आज हमारे पास केवल फिजिक्स में चला रहा हूँ, बस 10 तारीख के बाद रात को 9 बजे 10 बजे तक आप लोगों को लाइव रहूँगा मैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब कुछ साथ में चलेगा। तो अब देखते हैं कि कैसे नहीं पढ़ते हैं आप लोग हैं। अब तो पढ़ना पड़ेगा, जो इंस्टाग्राम चलाने का वक्त था वो तो मैं ले लूँगा, अब कभी और चला लेना इंटर के बाद, फिर आपसे नहीं मिलूंगा इंटर के बाद, फिर आपको नहीं डांटूंगा कि आप मत चलाएं, बिल्कुल चलाइएगा। पुल पे बैठ के इंतजार कीजिए किसी का, या फिर जीवन में कुछ भी कीजिएगा, बहुत सारे लोग इंतजार करने वाले मिलेंगे आपको,
ठीक है, आते हैं। तो यहां परावैद्युतांक की बात करें तो परावैद्युत क्या है? परावैद्युत जो है डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। कहीं ना कहीं से हम अगर अचालक कहेंगे तो गलत नहीं होगा। क्या? अचालक। अगर अचालक कहा जाएगा तो अचालक गलत नहीं है, इसे हम नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जो अचालक है इसे हम जो है अधातुएं जितनी भी होती हैं वो सब क्या होती हैं? अचालक होती है। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम आता है, उनका नाम है माइकल फैराडे। क्या नाम आता है? माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे ने क्या किया था, कोई भी तत्व, जितने भी तत्व हैं, कितने तत्व हैं, एलिमेंट्स कितने जरा बताएं तो सभी लोग? 18 एलिमेंट। सादिक खान, एक 118 एलिमेंट हैं। चलिए ठीक है, उसमें धातुएं कितनी कोई बताया तो जरा? धातुओं का नाम नहीं पता है? चलो, धातुएं अगर नहीं पता जरा बताओ, प्राकृतिक अवस्था में कितने तत्व प्राप्त किए? 94, 92, के आसपास। एक चीज बता दे रहा हूं, वैसे जो है 92 एलिमेंट्स जो हमारी है आवर्त सारणी में प्राकृतिक अवस्था में पाए गए, यानी नेचर में जो है 92 एलिमेंट्स हैं। लेकिन वैसे आज हमारा जो गूगल है, गूगल जो बाबा जी हैं, वो जो है 94 बताते हैं। 94, उसमें दो एफ ब्लॉक एलिमेंट की हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे, उसमें दो एलिमेंट्स को और जो है नेचर में जोड़ा गया है। हाल ही में उसका रिसर्च हुआ था और बताया गया कि अब जो है आपकी प्रकृति में क्या है 94 एलिमेंट। तो इसमें हम बात जो करने वाले हैं कि अधातु की बात करें तो माइकल फैराडे ने क्या कहा? माइकल फैराडे, उन्होंने कहा कि पदार्थों की अस्तित्व को देखते हुए या पदार्थों की प्रकृति को, इनके गुणों को देखते हुए पदार्थ को उन्होंने 3 भागों में क्या किया था? बांटा था। एक था प्रतिचुंबकीय, एक प्रतिचुंबकीय है, एक जो होता है अनचुंबकीय होता है, अनचुंबकीय होता है, और क्या होता है? एक होता है लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, यानी जो है उन्होंने तत्वों के गुणों के आधार पर जो है उसको 3 भागों में क्या है? बांटा था। ठीक है, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनचुंबकीय। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक पॉइंट और कहा था। क्या कहा था? जिस तत्व के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिस तत्व के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिस तत्व के पास क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ऐसे तत्व को जो है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, और इसी तत्व को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। जैसे इसमें आता है लकड़ी आता है, कागज आता है, प्लास्टिक आता है, कागज आता है और क्या? प्लास्टिक आता है। ये सब चीजों को, इस चीज को क्या है बताया गया है कि ये सब चीजें जो है परावैद्युत पदार्थ है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। लेकिन जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते, जैसे धातुएं, जो मेटल होती हैं, जो धातुएं होती हैं, उनके पास जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धातुओं में धारा चल सकती है। लेकिन कांच एक ऐसी धातु है जिसमें धारा नहीं चल सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो फिलहाल परावैद्युतांक की हमने चर्चा किया कि जो है परावैद्युतांक एक ऐसे पदार्थ जिनमें जो है किसी भी ऐसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित ना ही हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युतांक अगर देखा जाए तो परिभाषा कैपिटल K इज इक्वल होता है अपसारण अपान क्या होता है? अपसारण नॉट होता है। क्या होता है? अपसारण अपान अपसारण नॉट होता है। यहाँ पर क्या है? ये जो अपसारण होता है, अपसारण को कहते हैं माध्यम की परावैद्युतांक, वैद्युशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम की वैद्युशीलता कहते हैं, वैद्युशीलता कहते हैं। और अपसारण जो नॉट होता है इसे परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता कहते हैं। सॉरी निर्वात और वायु, निर्वात तथा वायु की क्या होती है? वैद्युशीलता होती है। निर्वात और वायु क्या? वैद्युशीलता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी माध्यम, किसी भी पदार्थ के माध्यम या किसी माध्यम में उत्पन्न पदार्थ की जो वैद्युशीलता है तथा निर्वात और वायु की वैद्युशीलता के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं?
परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। तो K इज इक्वल एप्सिलॉन क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट होगा। और ऐसे पदार्थ जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उन सब में कभी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें धारा पूरी तरह से क्या होती है? चलती है। पूरी तरह से धारा क्या होती है? चलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का आज का जो क्लास है कैसा लगा, इस चीज को बिल्कुल बताएं। जरा एक बार आप लोग कमेंट कर दें कि क्लास आज का कैसा लगा। ठीक है, और फिलहाल हम प्रयास कर रहे हैं आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की। पूरी प्रयास है, ऑफलाइन के माध्यम से हो चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरी शिक्षा दी जाए, आप लोगों को उस डीप तक, उस गहराई तक पहुंचाया जहां से हर एक चीज का क्या है? प्रारंभ है। क्योंकि प्रारंभ को ही आपको समझना है। जिस दिन आप प्रारंभ को समझ जाएंगे उस दिन प्रारब्ध को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अंत मतलब स्टार्ट ही सबसे दिक्कत होती है। आप जीवन में कोई भी चीज करेंगे, स्टार्टअप ही सबसे कठिन होता है। जिस दिन आपका स्टार्टअप बन गया, जिस दिन आप उस कुर्सी पर बैठना प्रारंभ कर दिए, जिस दिन आप उस मेज पर अपने किताबों रखकर पढ़ना प्रारंभ कर दिए, जिस दिन अपने लक्ष्य को अपने सामने लिख करके ऐसे टांग दिए, उस दिन आपका स्टार्टअप हो जाएगा। वही आपको स्टार्ट करना है। एक दिन बस लगेगा, एक दिन लगेगा। अगर वो चीज स्टार्टअप आप मिल गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको क्या है? अपने लक्ष्य को पाने से रोक सकती है। स्टार्टअप ही करना मात्र, ग्रोथ ऑटोमेटिक होना प्रारंभ हो जाएगा आपका। लेकिन यही तो एक मानव के बस की बात थोड़ी नहीं हो पाती है। सोचता रहता है आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, अभी तो मेरे पास 6 महीने का वक्त, अभी मेरे पास साल भर का वक्त है। अरे भाई साहब, जिंदगी के आपके जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं इस समय, जिंदगी के 18 साल बीत गए, 16 साल बीत गए, पता नहीं चला। ये तो आपके 11 महीने का वक्त है। ऐसे पूरी जिंदगी बीत जाएगी, पता नहीं चलेगा। ठीक है, स्टार्टअप ये मत सोचिए कि कल करूंगा, आज ही से स्टार्ट कीजिए। एक अच्छी जगह बनाइए और एक कुर्सी रखिए, मेज रखिए, अच्छे माहौल बनाइए, और पूरे घर में दौड़ के मत पढ़िए। छत पे मत पढ़िए पहली बात, क्योंकि छत पे बैठ के पढ़ने वाला जो लड़का होता है ना, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और होता है। याद रखिएगा इस चीज को। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे तभी आप जो है पढ़ाई कर पाएंगे, जानते हैं। नहीं तो क्या है, आजकल वाईफाई का जमाना, और सब कुछ जो है दिन भर मोबाइल लेके इधर उधर कोने पे बैठ करके दिन रात सुबह शाम पूरा टाइम ऐसे वेस्ट कर देते हैं लोग। अगर उस टाइम का आप 10% हिस्सा पढ़ाई में लगा देना तो लाइफ बन जाएगी। कुछ नहीं करना, दिन भर में 8 घंटा केवल पढ़ना है। 24 घंटे में 8 घंटा पढ़ लीजिए, बाकी आप जो भी करना हो कीजिए। महीने में 4 संडे निकाल दीजिए, नहीं पढ़ना हमको है। मिला 25 दिन, उस 25 दिन में आप 200 घंटे कम से कम पढ़ेंगे। एक महीने में 200 घंटा बहुत होता है, उतना पढ़ लीजिए। निश्चित अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो IAS बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा होगा जहां तक, और अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, और फिर मैं आपसे कल प्रयास करूंगा कि मिलने के लिए। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी। चलते हैं, धन्यवाद।